सपने बड़े देखो। अब बड़े सपने देखोगे तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत ज्यादा करोगे तो रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। माय मॉम, द फर्स्ट थिंग जो मुझे उनकी बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी अच्छी हूँ जितनी अच्छी वो है, मैं वो इम्बाइब करना चाहती हूँ और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी भी एक चीज में आऊँ तो उसके लिए मैं पैशनेट हो जाती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस इसी को करना ही करना है। पैशन इज डिफरेंट, ऑब्सेशन इज डिफरेंट। तो जहाँ एक हायरार्की में सोसाइटी ने डिजाइन कर रखा है कि मेल इज सुपीरियर टू फीमेल, अगर ये मानसिकता रहेगी तो वो हर तरीके से दिखेगी, चाहे वो वायलेंस में दिखे, चाहे वो एक मेंटल टॉर्चर के थ्रू दिखे। His father beats his mother, वो भी यही सीखेगा और आगे जाकर वो भी यही करेगा। अगर वर्क प्लेस में कोई हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो इट नीड्स टू बी सीन कि उस वर्क प्लेस में हर इंसान उस चीज को तवज्जो दे। कोई भी मेल किसी भी फीमेल पे अनसॉलिसिटेड प्रेशर ना डाल सके किसी भी तरीके का। मेरा जो फोकस रहता है वो बिल्कुल जैसे अर्जुन का रहता है मछली के ऊपर, तो बिल्कुल वैसा रहता है कि 10th है तो 10th क्लियर करना, 10th बहुत अच्छे से करना है। कि बहुत सारे पॉलिसीज और डिसीजंस ऐसे हैं जिसमें किसी IAS IPS या IFS का रोल नहीं रहा है, उसमें बाकी सर्विसेज है। मेरा फिलॉसफी ये रहा है कि जो मेरे सामने जो काम है उसको मैं बिल्कुल मन से करूँ। ज्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो मेरी ही घर पे है, वो मेरी ही मॉम है जो इतनी ऑनेस्ट है। तो इसीलिए मुझे कभी भी बहुत ज्यादा लालच नहीं रहता है किसी भी चीज। आई हैड अटेम्प्ट्स लेफ्ट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपना सारा एफर्ट दे दिया है, तब क्यों नहीं हो रहा। She is going to be a civil servant very soon, and her name is Reet Sundaram Jha. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं हरिवंश राय जी की एक कविता की फेमस लाइन से शुरू करना चाहूँगा, और उसकी लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ उन्होंने इस लाइन को चरितार्थ किया है अपने प्रयासों से, अपने हार्डवर्क से, अपने लगन से, और उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की रिजर्व लिस्ट में 2021 में 21वां रैंक लाके क्वालिफाई किया है। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने ये सफलता किस तरीके से हासिल की, उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह की या कितने लगन से उन्होंने मेहनत करी। तो हमारे साथ हैं रीत सुंदरम झा जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ। मैं अपने बारे में, आपने तो बताया ही, बाकी मैं अपने बारे में फिर से और बता देती हूँ कि मैं बिहार से सहरसा जिले की वहाँ पे मैंने जन्म लिया था, और उसके बाद झारखंड राज्य में रांची की निवासी हूँ। और उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। और उसके बाद मैंने कई जगह नौकरियां करी। हैदराबाद में मैंने TCS में नौकरी करी है। उसके बाद मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए, जिसमें UPPCS 2019-20 और BPSC 66 वाली वो क्लियर करी है। और UPPCS 2020 से मैंने वहाँ पे कार्यभार भी संभाला था। चित्रकूट में पोस्टेड थी मैं, 1 साल वहाँ काम किया। और उसके बाद UPSC
2021 के थ्रू, जैसा आपने बताया, अभी मैं ट्रेनिंग के अंडर हूँ। कुछ अपने बारे में बताएं, जैसे आपका बचपन कैसा रहा, क्या आप शरारती बच्चा थी या आप पढ़ाकू टाइप थी, आपके घर का माहौल कैसा था, आप लाइक घर का माहौल जो था वो काफी स्ट्रिक्ट था या आप पैम्पर्ड चाइल्ड थी, इन सारी चीजों के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए हमें तो। बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स, जो मेरी मॉम है, वहाँ से शुरुआत करती हूँ। वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बीपीएससी की परीक्षा क्लियर करके वहाँ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पार्ट थी, और जब बिहार और झारखंड का डिवीजन हुआ तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट हुई। 2019 में उन्होंने वहाँ पे एडीएम के पद पे थी और वहाँ से रिटायर हुई। और मेरे जो डैडी हैं वो भी केमिकल इंजीनियर हैं, पर वो पढ़ाते थे। ही हैज बीन अ वेरी गुड टीचर, ट्यूटर थे वो, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते थे। तो आप यहीं से गेज कर सकते हैं कि हमारे घर में पढ़ाई का बहुत ज्यादा सो माहौल था। बेसिकली लाइक आप एक ऐसे परिवार से थी जहाँ पढ़ाई और एजुकेशन को काफी इम्पोर्टेंस दी जा बहुत सकती है। ज्यादा। और मेरे से बड़ी दो बहनें हैं, दोनों ने मुझसे पहले ही काफी कुछ अचीव किया है। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है और डेटा एनालिसिस में ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ी लीडर मानी जाती हैं। और उनसे जो छोटी बहन है, मेरे से बड़ी बहन, वो सर्जन है। अभी उन्होंने जस्ट पीजी कंप्लीट किया है अपना मेडिकल की फील्ड में। और उसके बाद मैं हूँ, तो मैं सबसे छोटी थी। तो जहां तक पैम्परिंग की बात है तो हाँ, ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट पैम्पर्ड, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने ऊपर जो 4 लोग हैं, मेरे मम्मी डैडी और दोनों बहनें, उनको अपने सामने बहुत मेहनत करते हुए देखा है। तो पैम्परिंग के साथ साथ प्रेशर नहीं कहना चाहिए, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मुझे उन सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है जो उनकी हैं मुझसे। उनसे ज्यादा उन्होंने ज्यादा रिसोर्स क्रंच देखा है, उन्होंने ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स देखा है। मैंने वो डिफिकल्ट टाइम्स इतना नहीं देखा है जितना उन्होंने देखा है। तो उसके साथ साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर मेरे पास इतना सब कुछ था तो उससे ज्यादा मैं क्या बना सकती हूँ। इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा से, बचपन से ही ऐसा था कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत आगे जाना है, और जो सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मैं पा सकती हूँ उनको अवेल करना है। तो पैम्परिंग भी थी, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में एजुकेशन को लेके एक लेगेसी है, आपके मम्मी पापा, आपकी जो 2 बड़ी बहनें हैं, तो आखिर अचानक से यूपीएससी का भूत कहाँ से सवार हुआ आप पे? आपको ऐसा कब लगा या कब ट्रिगर हुआ कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, अब मुझे यूपीएससी करना है और देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम का पार्ट बनना है, उसको क्वालिफाई करना है? बिल्कुल। देखिए, जैसे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, और सबके मोटिवेशंस अलग अलग होते हैं। तो हालांकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे मेरी मम्मी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, एंड एवरीबडी इज वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स एजुकेशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बचपन से ही ये सपना देखा था, क्योंकि मैंने हमेशा से, मेरा फिलॉसफी ये रहा है कि जो मेरे सामने जो काम है उसको मैं बिल्कुल मन से करूँ। तो मेरा जो फोकस रहता है वो बिल्कुल जैसे अर्जुन का रहता है मछली के ऊपर, तो बिल्कुल वैसा रहता है कि 10th है तो 10th क्लियर करना, 10th बहुत अच्छे से करना है। 12th है तो 12th बहुत अच्छे से करना है। इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया तो इंजीनियरिंग अच्छे से करना है। इंजीनियरिंग में कॉलेज में जाके सारे एग्जाम्स दिए, वो अच्छे से देना है। तो हमेशा फोकस उस पर रहता है। एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग, उसके बाद जब मैं टीसीएस में गई, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि अब इसके आगे क्या, इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकती हूँ मैं। एंड उसके बाद जो चीजें अवेलेबल थी, उस मैच्योरिटी भी उसके बाद ही आती है। मुझे नहीं लगता है कि बचपन से कभी भी किसी को ऐसे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। तो दरअसल वो हो भी नहीं पाता एक्चुअली, हाँ। क्योंकि आपके सपने बचपन से लेके और एक पर्टिकुलर टाइम तक जब तक आप आते हो तब तक काफी बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया बदल जाती है तो फिर उसी हिसाब से आपको भी चेंज होना होता है।
तो विद टाइम व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग तब मैंने ये सोचा कि क्या करना चाहिए। और हाँ, इंजीनियरिंग के टाइम पे आफ्टर सेकेंड और थर्ड ईयर मेरा वो डेवलप हो चुका था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तभी मैं टीसीएस में ज़्यादा दिन रुकी नहीं और मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके डायरेक्टली सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। पर इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात करें तो पहली इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मेरी मॉम से आती है। उनको मैंने हमेशा से देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बहुत ही क्लोज क्वार्टर से देखा है और देखा है कि उसका कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है। सरकार में आप किसी भी पद पे या किसी भी जगह पे रहो, आपके पास बहुत चांस होता है, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अच्छा कर सको और कुछ चेंज ला सको। तो वो इंस्पिरेशन हमेशा से ही था। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि इफ अगर मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ तो इसको क्यों ना ट्राई करूँ। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, सो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ वट एवर लाइक वी आर डिस्कसिंग। मैं आपने अपने मॉम का जिक्र किया कि आपने अपने मॉम को देखा है एक सिविल सर्वेंट के तौर पे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने मॉम को एक सिविल सर्वेंट के तौर पे देखा, तो उनको देखने के बाद आपको क्या लगा कि उनकी कौन सी खूबियाँ हैं एज अ सिविल सर्वेंट जो आप अब इम्बाइब करना चाहेंगी जब आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप एक सिविल सर्वेंट हो गई हैं? बिल्कुल, ये काफी अच्छा सवाल है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। माय मॉम, द फर्स्ट थिंग जो मुझे उनकी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी अच्छी हूँ जितनी अच्छी वो है, मैं वो इम्बाइब करना चाहती हूँ और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। पहली बात है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन सिर्फ स्टूडेंट तक नहीं रहता है। डिसिप्लिन जो है वो इस बात पे भी रहता है कि आप जब आ गए हो, एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हो, सिविल सर्विसेज में आ चुके हो, देन इट मैटर्स कि आप काम पर सही वक्त पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, जहां आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहां हो या नहीं हो। डिसिप्लिन मैटर्स एवरीवेयर। तो पहली क्वालिटी तो डिसिप्लिन की है। और दूसरी क्वालिटी जो मैंने उनमें बहुत ज्यादा देखा है, एंड आई होप दैट आई फुलफिल दैट, इज ऑनेस्टी। ओके, इतनी ज्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो मेरी ही घर पे हैं, वो मेरी ही मॉम है जो इतनी ऑनेस्ट हैं। तो इसीलिए मुझे कभी भी बहुत ज्यादा लालच नहीं रहता है किसी भी चीज का। लालच सिर्फ इस बात का रहता है कि काम बहुत अच्छे से करना है। वो मैंने अपनी मम्मी को ही देखकर सीखा है। सो दीज टू आर टू थिंग्स। ओके, सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द यूपीएससी थिंग, अगर आप अपने मार्कशीट्स के बारे में बता पाएँ कि आपके यूपीएससी में क्या मार्क्स आए थे, किस किस सब्जेक्ट में, और साथ में उसको थोड़ा और ब्रीफ कर पाएँ कि आपके ऑप्शनल्स क्या थे और आपने उसको क्यों चूज किया, तो उसके बारे में। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताना चाहती हूँ क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं ये सवाल। मैं एक्चुअली एस्पिरेंट्स को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी टॉप को देखते हो या टॉपर्स को फॉलो करते हो ना, प्लीज मेक श्योर कि आप उनके मार्कशीट्स भी देखो एंड मेक श्योर कि आप उनकी बातों को उनके मार्कशीट के साथ कोरोबोरेट करके देखो, क्योंकि हर इंसान अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है। तो मेक श्योर कि आप जिन इंसान को देख रहे हो वो उस सब्जेक्ट में अच्छे रहे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा मानना है कि जैसे 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। मेरा बेस्ट फोर्टे प्रीलिम्स था। मैंने 6 अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 में मेरी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुई है, 5 मेन मैंने लिखे हैं, उसके बाद बाकी तो इंटरव्यूज थे। तो प्रीलिम्स मेरा बहुत स्ट्रांग था। प्रीलिम्स के बारे में मैं जो जानकारी दे सकती हूँ उसमें क्रेडिबिलिटी है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात, मेन के मार्कशीट पर आते हैं तो मेरा एसए बहुत अच्छा था। एसए में हमेशा मेरे नंबर अच्छे रहे हैं। इट हैज ऑलवेज बीन 130 प्लस। फिलोसफी अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इंटरेस्ट की वजह से मैंने लिया था। लेकिन ओवर टाइम मुझे ऐसा लगा कि इसमें मेरा स्किल सेट नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एस्पिरेंट का ना अपना अपना स्किल सेट होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट ऑप्शनल्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो जैसे मेरा लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, तो लॉजिकल सब्जेक्ट आई कुड परफॉर्म मच बेटर। मेरी मेमोरी भी अच्छी है, तो मेमोरी भी जिसमें जहाँ ज्यादा रोल है वहां होने चाहिए थे मेरे सब्जेक्ट्स। तो थिंक अबाउट योर स्किल सेट, वो स्किल सेट कहाँ फिट होता है सबसे अच्छा। फिलोसफी में भी मेरे कम नंबर रहे थे। देन आई चेंज टू एंथ्रोपोलॉजी ओके, एंड एंथ्रोपोलॉजी वाज सच अ गुड डिसीजन, क्योंकि Okay. उसके बाद मैंने 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, 3 स्टेट पीसीएस और 1 यूपीएससी। चारों मैंने एंथ्रोपोलॉजी से दिया और चारों क्लियर हुए मेरे। सो फाइनली इट क्लिक। फाइनली एक ऐसा सब्जेक्ट मैंने लिया जो वो क्लिक कर गया। एंड ऑप्शनल में मेरे 275 मार्क्स थे जो अच्छे ही थे उस टाइम के लिए।
एंड बाकी जीएस के बारे में अगर बताऊं तो 1 2 3 4 होता है। 1 4 पेपर्स ऑफ जीएस, बिल्कुल हाँ। करेक्ट। 4 जो होता है वो एथिक्स होता है। 3 की बात 4 करें वो पेपर्स इकोनॉमी। ऑफ जीएस, 2 पेपर्स ऑप्शनल, इंग्लिश एंड हिंदी कंपलसरी। हाँ, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो जो जीएस 2 होता है ना, वो पॉलिटी का पेपर होता है। सो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट पेपर्स ऑफ ऑल द पेपर्स कंबाइंड, क्योंकि उसमें आप जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सरकार कैसे चलती है उसके बारे में जानते हो। एंड आई थिंक एवरीवन शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। एंड आई थिंक आपके पास वो ऑलरेडी एक था, क्योंकि आपकी हाँ, मॉम है तो उससे थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज था। हालांकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जब आप लिखने के लिए जाते हो तो आपको उसमें किताबें पढ़ के जानी होती हैं, आपको चीजें याद, आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज नहीं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है तो वो क्यों है, ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाई, नॉट जस्ट लाइक रिमेंबर कि आर्टिकल 21 ये है, क्यों है वो ऐसा। सो दीज आर द थिंग्स। मार्कशीट के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगी। ओके। सो मार्कशीट के आपके इसी दिए गए आंसर से ना मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली। आपने एक जिक्र किया कि आप प्रीलिम्स में अच्छी थी और हर बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है। तो मेरा पहला सवाल इसी से बनता है कि आखिर ऐसा क्या था, या आपको क्यों लगता है कि प्रीलिम्स आपका स्ट्रेंथ था? क्या इसलिए बिकॉज यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या इसके अलावा भी कुछ और है जो आप बताना चाहोगे? दूसरा चीज, आपने बोला कि फाइनली आफ्टर चेंजिंग योर ऑप्शनल पेपर फ्रॉम साइकोलॉजी एंड देन फिलोसफी देन एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रो का जो जहां तक बात करें, हमने देखा है कि कई सारे लोगों ने एंथ्रो ऑप्ट किया है और उन्होंने क्वालिफाई करा है, और आपको ये लास्ट में ऐसा मतलब एंथ्रो को लेके ही क्यों दिमाग में आया कि मुझे अब इससे ट्राई करना चाहिए या इसको एज एन ऑप्शनल परस्यू करना चाहिए? बिल्कुल। तो मैं एक एक करके सवाल का जवाब देती हूँ। पहला सवाल जो आपने पूछा कि प्रीलिम्स में मैं क्यों अच्छी थी, क्या स्ट्रेंथ थे मेरे, और क्या इंजीनियरिंग करने से उसमें फायदा होता है या नहीं। तो देखिए, मेरा एक लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, हमेशा से, बचपन से ही रहा है। मैं मैथ में बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग में गई। तो इट्स नॉट नेसेसरीली इंजीनियरिंग ने मुझे उसमें फायदा दिया। जो लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होता है वो इंजीनियरिंग में भी लीड करता है और वही यहाँ पे भी हेल्प करता है। एक सीसैट का पेपर होता है प्रीलिम्स में। पहले ऐसा होता था कि सीसैट का के मार्क्स भी काउंट होते थे, वो ऐड होते थे एंड टोटल कट ऑफ वैसे निकलता था। अगर वैसा होता तब तो फिर बहुत आसान होता है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि वो सीसैट में अच्छे होते हैं, ट्रेंड होते हैं। बट वैसा भी नहीं है, जीएस के ही मार्क्स होते हैं जो काउंट होते हैं। सो टेक्निकली ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ओनली इंजीनियर्स इसमें अच्छे होते हैं, नॉट नेसेसरीली। एक लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए और क्वेश्चंस लगाने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चाहे टैलेंट कितना भी हो, अल्टीमेटली आपको टेबल पर बैठ के घंटों वहां पे जूझना है। तो वो क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो, एनीबडी कैन बी गुड एट प्रीलिम्स। तो वो मेरा था, मुझे मजा आता था। आई हैव ऑलवेज बीन इन लव विथ लाइक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस के आंसर्स को ना जानते हुए भी कैसे पहुंचना है, डिड्यूस कैसे करना है, उसमें मैं अच्छी थी, मुझे अच्छा भी लगता था वो। सो दैट्स व्हाट माय स्ट्रेंथ वाज। एंड कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने फाइनली एंथ्रो ऑप्ट किया, तो वो कैसे आया दिमाग में? एंथ्रोपोलॉजी। तो जब फिलोसफी में मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आते तो मैं हर साल मेन देती थी। ये इतना टीडियस प्रोसेस होता है कि पूरे साल का आपका एफर्ट लगता है। मई जून में प्रीलिम्स होता है, देन सितंबर अक्टूबर में मेन होता है, देन नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में आपका इंटरव्यू होता है। और एक साल के प्रोसेस के बाद जब आपको पता चलता है कि नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, और उसमें एक सब्जेक्ट की गलती है, सब्जेक्ट की गलती नहीं है बेसिकली, मैं उसमें अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, फिलोसफी नहीं अच्छा कर पा रही हूँ, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अब क्या नेक्स्ट, क्या ऑप्शनल आप चूज कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ चॉइसेस थे, जैसे मैथ वाज ऑलवेज अ चॉइस, मैथ मुझे बहुत पसंद था। बट देन क्योंकि मैं 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुकी थी, ऑलरेडी मैं बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटीज के फील्ड में आ चुकी थी, पढ़ाई कर चुकी थी मैं उस बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैथ कैन नॉट बी अ गुड चॉइस नाउ आफ्टर सो लॉन्ग। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शनल। तो एंथ्रोपोलॉजी मेरे दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि इसमें बायोलॉजी और जेनेटिक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, बहुत बड़ा। एंड बायोलॉजी इज ऑल्सो समथिंग विच आई रियली लाइक। दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि जिन लोगों को मैथ पसंद होता है उनको बायोलॉजी नहीं पसंद होता, या बायो पसंद होता है मैथ नहीं पसंद होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दोनों सब्जेक्ट बहुत पसंद है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बायोलॉजिकल पोर्शन मैंने एंथ्रो चूज किया, एंड इट वॉज
सो इंटरेस्टिंग, मेरे लिए वो इतना इंटरेस्टिंग रीड रहा। अब तो मैं एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स भी करने का सोच रही हूँ। आई लाइक दैट सब्जेक्ट सो मच। तो लाइकिंग इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ चूजिंग एन ऑप्शनल। उसके बाद आप इन सब चीजों पे भी जाओ कि उसका स्टडी मटेरियल कितना अवेलेबल है और कितना एक्सेसिबल है सबके लिए। एंथ्रो का स्टडी मटेरियल काफी सारे बुक्स हैं, मैंने उन सबको जोड़कर अपने खुद के नोट्स बनाए थे, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। एंथ्रोपोलॉजी में काफी टॉपर्स भी रहे जैसा आपने बताया, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रखा है वेब पे। एंड आई थिंक उसका सिलेबस भी कंपैरेटिवली शॉर्ट है बाकी ऑप्शनल के अगर कंपैरिजन में देखें तो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलेबस उसका शॉर्ट नहीं है, सिलेबस उसका काफी ज्यादा है। उसमें सोशल पोर्शन भी है, उसमें बायोलॉजिकल पोर्शन भी है, बट बिकॉज वो इंटरेस्टिंग लगता है इसीलिए लोगों को वो छोटा लगता है। इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू लाइक दैट सब्जेक्ट। अगर आप कोई बोरिंग सब्जेक्ट उठाओ जो आपको बोरिंग लगता है, छोटा भी वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली आपने हमने जिक्र किया आपकी रैंक को लेके रिजर्व लिस्ट के बारे में। तो अगर आप उसके बारे में कुछ हमें बता पाएं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। नॉर्मली जो भी एस्पिरेंट्स या जो कोई भी देखता है यूपीएससी के बारे में, उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस इस टाइप से बनना है। तो अगर आप रिजर्व लिस्ट के बारे में हमें थोड़ा डिटेल बता पाएं तो आई थिंक जो भी सुनेंगे इट विल हेल्प देम। ऑफ कोर्स। तो आपने यहाँ पे दो बातें करी है, करेक्ट, एक लिस्ट की बात की और एक सर्विस की बात की। मैं दोनों को एड्रेस करती हूँ। लिस्ट की बात करें तो इस बारे में मैं इसीलिए भी बताना चाहती हूँ ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो एंड पीपल शुड नो अबाउट इट। रिजर्व लिस्ट इज नॉट रिजर्वेशन। मैं जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ और जनरल कैटेगरी से ही मैंने क्वालिफाई किया है। रिजर्व लिस्ट इज नॉट इवन वेटिंग लिस्ट। ये भी लोगों को लगता है कि ये सेकेंड लिस्ट निकलती है, वेटिंग लिस्ट होते हैं। नहीं, ये वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। रिजर्व लिस्ट इज जस्ट एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो यूपीएससी रिजल्ट के टाइम पे ही अलग कर देती है। वो इसीलिए अलग करती है क्योंकि जब पहली लिस्ट निकलती है उसमें सर्विस आइटरेशंस होते हैं और सर्विस लोगों के चेंज होते हैं। उनको एड्रेस करने के लिए कुछ लोगों को अलग से रखा जाता है कि जब ये वाली चीज सॉर्टेड हो जाए, जब सर्विस के प्रेफरेंसेस सॉर्टेड हो जाए, तब रिजर्व लिस्ट निकाली जाएगी। सो जस्ट लाइक आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस कि रिजर्व लिस्ट इज नॉट इक्वल टू रिजर्वेशन। वहां पे हर कैटेगरी के स्टूडेंट वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल पहली लिस्ट निकलती है, और इट्स नॉट इवन वेटिंग लिस्ट। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में हाँ सबकी प्रेफरेंसेस होती हैं, नॉट नेसेसरीली। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबकी प्रेफरेंस आईएएस होती है। लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस, किसी की आईएफएस होती है, किसी की आईएएस होती है, किसी की आईपीएस होती है। मोस्टली हमने देखा है कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि आई हैव टू गो फॉर आईएएस बिकॉज, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन द वीडियोस एंड पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आईपीएस they have taken 1 year voluntarily leave and then again gone for IAS prep just for opting IAS. अगर numbers की बात करें तो हाँ ज्यादा लोगों को होता है, but I also know a lot of people who have preferred IPS. I have been a huge fan of IPS as a service. IPS मुझे बहुत ज्यादा पसंद है and there are so many people who choose IFS, foreign service, क्योंकि उनको उनके इंटरेस्ट IR में बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा होते हैं। ये तीन होते हैं ज्यादातर प्रेफरेंसेस। बट जहां तक मेरी सर्विस की बात करूं तो मैं पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस में हूँ। इट वाज माय 7th प्रेफरेंस और वो इस वजह से था क्योंकि मुझे फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्ट था और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। तो कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स आई थॉट दैट दिस कुड बी अ सर्विस जिसमें मेरी एक्सपर्टीज या मेरा एजुकेशन भी यूज हो सकता है। पहली बात ये मेरी प्रेफरेंस की बात थी। और दूसरी जहां तक सर्विसेज की बात करें तो यूपीएससी से 19 सर्विसेज सिलेक्ट होती हैं। देयर आर 19 सर्विसेज एंड इट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑडियंस इट्सेल्फ कि उनको पता नहीं है बाकी सर्विसेज क्या है, जबकि वो सब भी इसी एग्जाम को क्लियर करके आए हैं, उतनी ही मेहनत लगी है उन्हें। तो अगर लोगों को ये नहीं पता है कि बाकी सर्विसेज क्या है तो इसमें एस्पिरेंट्स की गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है। उनको दे शुड मेक देमसेल्फ अवेयर कि बहुत सारे पॉलिसीज और डिसीजंस ऐसे हैं जिसमें किसी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस का रोल नहीं रहा है, उसमें बाकी सर्विसेज का है। आपके टैक्स जो है वो रेवेन्यू सर्विसेज के थ्रू होकर जाते हैं। सो एवरी सिविल सर्वेंट हैज हैड अ रोल जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं और गवर्नमेंट के वर्किंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। And they have cleared the same exam. So there are 19 services and it's according to the preference of everyone, how they fill their preference in services. So Correct. मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत करता हूँ बिकॉज
मतलब जनरली इन जनरल लोगों ने ना बेसिकली इन तीन चार सर्विसेज को लेके वो एक भ्रमजाल सा फैला दिया है। बिल्कुल, हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी सर्विसेज, हाँ। जैसा कि आपने सबके बारे में बताया है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली फॉर द एस्पिरेंट्स, जो लोग भी प्रेप कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि उनको प्रेप करना चाहिए, तो आप उनको किस तरीके से गाइड करना चाहोगे कि उनको ऐसे कौन से बुक्स हैं जिनके बारे में पढ़ने चाहिए, या कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, कोई एग्जैक्ट सोर्सेज जहां से उनको हेल्प मिल जाएगा और सटीक मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन देयर एंड यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। क्योंकि हमने देखा है कि कई तरह की चीजें चल रही हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें बना के और मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिससे लोग और एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफी डाइवर्ट होते हैं। तो इसके बारे में अगर आप बता पाए। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ Correct. अवेलेबल है, सो एनीवन हु स्टार्ट्स देयर प्रिपरेशन राइट नाउ हैज दिस लाइक प्रॉब्लम ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड। करेक्ट करेक्ट। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था नेट पर, वो आसान था इनफैक्ट लोगों के लिए, क्योंकि देन दे कुड चूज एंड दे कुड चूज वाइजली इन अ बेटर मैनर। बट अभी इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि पीपल कैन गेट कंफ्यूज। तो अगर शुरुआत से बात करें, एक बहुत जब लोगों की सिलेक्शन होती है तो वो आकर कहते हैं कि वो 16 घंटे 18 घंटे 19 घंटे पढ़ाई करते हैं। मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज फील कंसिस्टेंसी इज बेटर rather than the quantum of hours you put in. अगर आप एक दिन 19 घंटे पढ़ाई कर ले रहे हो, लेट्स से 10 दिन 19 घंटे पढ़ाई कर ले रहे हो, आपकी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। और वैसे भी 19-20 घंटे लाइक उतने देर फोकस कर पाना इज नॉट प्रेटी। या करेक्ट। अगर आप 19 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब probably you're not focusing good enough. उतनी जरूरत भी नहीं है, दिमाग लगा कर पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना। इसलिए सब कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट मैं इसमें जैसे मैं खुद थोड़ी ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मैं पढ़ाई ज्यादा करती हूँ, मैं ज्यादा बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, वो मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने कई ऐसे बैचमेट्स हैं मेरे जिनको पढ़ाई इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो स्मार्ट वर्क करते हैं, मैं उनसे सीखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे लोगों को देखो ना, तो वो बड़े नायाब तरीके निकालते हैं चीजों को याद करने के, चीजों को समझने के, क्लैरिटी उनमें भी उतनी ही होती है। So always lazy people always discover new ways to do things. So always learn from these kinds of people. अगर मैं पढ़ाई का तरीका बताऊं तो मेरा एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक उठाओ, मेक श्योर दैट टेक्स्ट बुक इज गुड, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। कि अगर जैसे पॉलिटी में एक लक्ष्मीकांत की किताब है जो सब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, या हिस्ट्री की किताब है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपने उठाए हैं आप उसको पढ़ो, उसको दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद आप अपने दोस्तों से डिस्कस करो और उसके बाद उसमें टेस्ट लगाओ। दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आप इसको लगातार करते रहो तो फॉर श्योर आपको चीजें याद रहेंगी। और टेस्ट बार बार लगाओ, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेन हो, और उसके थ्रू आप अपने जो नॉलेज है ना उसको बहुत ज्यादा शार्पन कर सकते हो। तो पहला तो मेरा ये सजेशन रहेगा। दूसरा ये सजेशन रहेगा कि बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो। डोंट पुट इन सो मच एफर्ट कि उसके बाद आप लगा ही नहीं पाओ, उसके बाद आपका हेल्थ जवाब दे दे। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस पर भी ध्यान दो। मेक श्योर दैट आप योगा कर रहे हो, आप खाना अच्छे से खा रहे हो। नेवर बी अलोन इन योर प्रिपरेशन। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि, जैसे मैं कई बार ऐसे देखती हूँ सोशल मीडिया पे, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि एन एस्पिरेंट लाइफ इज अ लोनली लाइफ। नॉट नेसेसरीली, इट्स योर चॉइस। अगर आपके पास सपोर्टिव परिवार है तो आप उनका हेल्प लो, दोस्त हैं तो उनका हेल्प लो, नहीं है तो बनाओ। देर आर पीपल, देर इज अ कम्युनिटी जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यू नीड टू रीच आउट टू देम। सो डोंट मेक योर सेल्फ लोनली, always be very good to yourself first. That's the first thing. And then consistently effort डालो तो definitely किसी ना किसी साल आपका लक भी आपके साथ हो जाएगा। करेक्ट बात। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि 19 घंटे पढ़ना या एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम देना, उसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और खासकर ये मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जानना चाहूँगा जो प्रेप कर रहे हैं या जिनकी तैयारी चल रही है। आपके हिसाब से कितना टाइम पुट इन करना चाहिए ऑन डेली बेसिस, या जो रूटीन की हम बात करते हैं, हमने देखा है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके वीडियोस आते हैं या और भी अलग अलग सोर्सेस से वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें एक सर्टेन डेडिकेटेड रूटीन्स की बात होती है। तो आपके हिसाब से वो क्या शेड्यूल टाइम होना चाहिए, क्या रूटीन्स होना चाहिए, और कितना पुट इन करना चाहिए टाइम एक एस्पिरेंट्स को?
देखिए, इसमें दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, और कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। जो सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऑफकोर्स ज्यादा टाइम है, तो वो अपने आप को कम्प्लीटली इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो नहीं कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं साथ में, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है इसमें। उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों ने क्रैक किया है एग्जाम। सो व्हाट मैटर्स मोर, जैसा आपने पहले भी बोला, व्हाट मैटर्स मोर इज फोकस। तो जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं आई यूज टू मेक श्योर, जब भी एग्जाम का पीरियड होता था, जैसे प्रीलिम्स और मेन के बीच में 3 महीने का गैप होता है, उसमें आई यूज टू मेक श्योर दैट आई यूज टू वेक अप एट 5:30 और 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उस टाइम में मैं बिल्कुल सुबह उठना शुरू करती थी, क्योंकि एग्जाम आपको दिन में ही देना है। तो ये जो तरीका होता है कि बर्निंग द मिडनाइट कैंडल्स वाली जो Correct. बात होती है कि आप रात भर जगे हो, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपको एग्जाम दिन में देना है। 9:30 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। सो ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी। सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत, उसमें आपका दिमाग बहुत काम करता है। तो सुबह 5:30 या 6 बजे जब भी आप उठ रहे हो, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो 3 घंटे का टाइम है, उसमें आप रीड समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू, या फिर विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए जैसे ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं सुबह 3 घंटे ऑप्शनल को देती थी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती थी अगर मेन की बात करूँ तो। और उसके बाद जो दिन भर का टाइम होता है, उसमें आपका फोकस है ना, वो घटता जाएगा ओवर टाइम। तो चीजें भी आप ऐसे प्लान करो कि लास्ट में आप ऐसी चीज डालो जिसमें फोकस ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। मैं मोस्टली लास्ट में या तो डिस्कशंस विद फ्रेंड्स ये डालती थी, या क्वेश्चंस लगाने डालती थी, क्योंकि उसमें मैं एनीवे इन्वॉल्व हो जाती हूँ विद फोकस। पर जहां तक पढ़ने और मेमोरी की बात है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे फॉर वो मेरे लिए रहता था। एंड कंसिस्टेंटली अगर मैं बताऊं, तो शुरुआत में जब मैंने पहला और दूसरा अटेम्प्ट दिया था, तब तो मैं भी बहुत घंटे पढ़ती थी बैठकर। एंड बहुत घंटे मतलब अगेन इट्स नॉट 19 आवर्स, इट यूज टू बी लाइक 11 to 12 आवर्स में रोज पढ़ती थी शुरुआत में। बट विथ टाइम जब मुझे चीजें याद हो गई, मुझे समझ आ गया कि अच्छा ऐसे होती है, आई डिड नॉट नीड कि मैं इतने ज्यादा घंटे डालूं, तो मैं 7 to 8 आवर्स डालती थी। 7 to 8 hours is a very apt amount of hours that you can put into study with a lot of focus, and you'll get enough output out of that. ओके, सो इसमें मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा आपसे, लाइक जैसे कि आपने बताया कि प्रैक्टिस एंड देन देयर इज लाइक रीडिंग, सेल्फ स्टडी, तो इसका क्या मिक्सचर होना चाहिए जो हम पुट इन करें? क्योंकि मोस्टली हमने सुना या देखा है कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है या जो प्रेप वर्क में है या जो कोचिंग संस्थान है, वो लोग बोलते हैं कि आपको टेस्ट पेपर्स देना चाहिए, आपको पहले आप थ्योरी पढ़ो या सर्टेन आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे टेस्ट पेपर दो। तो आपके हिसाब से किन किन चीज़ों की क्या क्या महत्ता होनी चाहिए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग और एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग? ओके, जहां तक कोचिंग की बात है, तो अगर कोचिंग की बात करूं तो बिल्कुल ब्लैंकेट स्टेटमेंट में दे रही हूँ, कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, उसकी एसेंशियल नहीं है वो। पर अगर आपके लिए कोई चीज मुश्किल हो रही है और अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है, आप कर सकते हो, देन गो फॉर इट। आप कोचिंग करो, वो आपके लिए कोई हर्डल भी नहीं बनने वाला है, बट वो कोई एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है। यू कैन कंप्लीटली डू इट ऑन योर ओन। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप टेस्ट लगाओ। Correct. और टेस्ट के लिए अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो डुएबल है, वो करना भी चाहिए। मैंने जैसे ओवर टाइम मैंने ये जो मैं बोल रही हूँ ये सीखा ही है, करने के बाद ही मुझे समझ आया है कि जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो आंसर के नोट्स कंप्लीटली मैंने खुद से बनाए थे और कोचिंग भी किया था, बट एज सच मुझे उसका कुछ हेल्प नहीं लगा। कुछ ऐसे भी कोचिंग है जिनका हेल्प हुआ भी है मुझे, जैसे एथिक्स में मैंने बहुत शुरुआत में एक कोचिंग करी थी, उन्होंने जो भी मुझे पढ़ाया था, इट वाज वेरी हेल्पफुल। सो इट डिपेंड्स, इट्स वेरी टीचर स्पेसिफिक, बट अगेन इट्स नॉट एसेंशियल, कोचिंग एसेंशियल नहीं है। मटेरियल आप बहुत सही चूज करो, और उसके लिए नेट पे बहुत इंफॉर्मेशन है, आप टॉपर स्टॉक देखो, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े रहो जो आपको लगता है कि वो सही गाइडेंस दे रहे हैं। व्हाट यू नीड इज गाइडेंस, यू डोंट नीड कोचिंग। ओके, सो इसी में मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे कि रिसोर्सेस को लेके एक्चुअली, बिकॉज अभी क्या हो गया है कि चूंकि डिजिटल टाइम है और इतनी सारे इन्फो है ना कि पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि मैं किससे पढूं, नहीं पढूं। तो अगर कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज है या डेडिकेटेड रिसोर्सेज है जो आपको लगता है कि ये चीजें
पता होनी चाहिए, और खासकर उन लोगों को पता होनी चाहिए जो रूरल इंडिया से आते हैं, हाँ। जिनके पास उस तरीके का रिसोर्स नहीं है या एक्सेस नहीं है, तो इट कैन हेल्प देम, अगर उसके बारे में आप बता पाए तो। अच्छा, तो जैसे अगर आप बुक लिस्ट की बात कर रहे हो, करेक्ट। तो सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस जो है वो देखो, उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो, वो हमेशा आपके टेबल पे रहनी चाहिए या आपके सामने रहनी चाहिए। फिर जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एंड इट्स अ ह्यूज सिलेबस। पेपर्स में जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 एंथ्रो सब में जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हर एक पॉइंट के लिए देयर शुड बी अ डेडिकेटेड रिसोर्स, उसको आप सिलेबस में वहीं लिख लो। अब आप पूछोगे कि वो रिसोर्स पता कैसे चलेगा, तो टेक रेफरेंस ऑफ इंटरनेट। जरूरी नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स मिले, हो सकता है 2-3 चॉइसेस मिल सकती हैं। अकॉर्डिंग टू यू यू शुड फिगर आउट। अब जैसे इन्वायरमेंट के लिए मैं बताती हूँ, शंकर आईएस की एक किताब है Okay. जो सब पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन रीड्स इट, बट इट इज अ वेरी हैवी बुक। उसमें हर कुछ नेसेसरी नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे हो ध्यान में रखो कि इससे आपको चाहिए क्या, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे ज्यादा पहले मैं बताती हूँ कि एक तो सिलेबस आपके पास हमेशा रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। अगर आप बिना पीवाईक्यू के पढ़ना शुरू कर दोगे तो इट्स लाइक एन ओशन, आप बिल्कुल उसमें गुम हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू रीड एवरीथिंग। सो इट वुड बी दैट नेट से, टॉपर स्टॉक से आप रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लीजिए, पढ़ना शुरू करिए, और एक बार अगर किसी एक टॉपिक के लिए आपने एक रिसोर्स डिसाइड कर लिया है तो स्टिक टू इट, उसी को पढ़ो, उसी को याद करो। इनफ उससे निकाला जा सकता है कि आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख सको और प्रीलिम्स के लिए। एंड ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर, चाहे कितना भी कोई क्यों ना बोले कि न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये जो मैगजीन्स होते हैं वो पढ़ के किया जा सकता है। आई हैव रेड न्यूज़पेपर्स एंड इट इज ऑलवेज बीन हेल्पफुल। प्रीलिम से भी कई सवाल कई बार उससे डायरेक्टली आ जाते हैं, मेन के लिए भी इट्स हेल्पफुल, सो रीड न्यूज़पेपर। ओके। इसमें एक और सवाल है मेरा जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और मैं उन्हीं एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। जैसे डिफरेंट बुक्स हैं जिनके बारे में हमने सुना है, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हाँ। मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, इसी तरीके से एंथ्रो के लिए Anthro के लिए एक there's अलग a huge स्पेसिफिक list। रेड कलर की एक बुक है, वो है। तो इस तरीके के जो भी बुक्स हैं उनमें से मतलब क्या ऐसा है कि इस पर्टिकुलर बुक को हम यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए, उसके सिलेबस को, या उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम एज पर सिलेबस अंडरलाइन कर सकते हैं और सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं को प्रेप कर सकते हैं? दिस डिपेंड्स ऑन द बुक Okay. एंड दिस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट जो आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो। जहां तक हिस्ट्री की बात है तो स्पेक्ट्रम इट्स ऑलमोस्ट इंटायरली यूजफुल, वो शुरू Okay. से ए टू जेड वो यूजफुल ही है, तो उसको आपको पूरी पढ़नी चाहिए। लक्ष्मीकांत की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट इंटायरली यूजफुल है, उसको आप बार बार गो थ्रू करो। लेकिन जहां तक जैसे मैंने शंकर के आईएएस की बुक का एग्जांपल लिया, उसमें हर कुछ यूजफुल नहीं है। Okay. इसीलिए आप पीवाईक्यूज पहले रेफर करो और समझो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चीजों के, एंड ऑल्सो यूपीएससी का पैटर्न भी हर साल थोड़ा चेंज बदलता होता है, रहता है। तो आपको एकदम से ऐसा रिजिड भी नहीं रहना है कि बस इसी तरीके से पढ़ना है। 2-2 साल पे वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड अडेप्ट करना। अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ सिविल सर्वेंट भी आपको समझ आएगा क्योंकि हमारा ट्रांसफर होता रहेगा, Correct, पोस्टिंग होती correct. रहेगी, तो अगर आप वहां अडेप्ट कर सकोगे तो यहाँ भी अडेप्ट कर सकोगे। सो अडेप्ट टू द चेंजिंग पैटर्न एंड बी वेरी स्मार्ट विथ व्हाट यू आर गिविंग इनटू योर ब्रेन। जो इम्पोर्टेंट है, जो रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना ही जाना चाहिए। सो अगर जहां तक सेक्शंस की बात आती है तो हाँ, कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे ध्यान दो, कुछ सेक्शंस नहीं होते हैं उनको अवॉइड इट। अब इसमें मेरे को एक सवाल एक्चुअली जहन में आया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी, सो कैन वी ड्रॉ अ पैटर्न फ्रॉम एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या इस पर्टिकुलर सेक्शन से हाँ। इतने टाइम के इंटरवल पे इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं या इतने मार्क्स के सवाल पूछा जा रहा है, ऑल्दो लाइक ऐसा नहीं है कि उससे आएगा ये फिक्स्ड है, बट कैन वी ड्रॉ पैटर्न समथिंग लाइक दैट? आपको क्या लगता है, मतलब आपने ऐसा कभी एनालाइज किया था? बिल्कुल बिल्कुल, एनालिसिस, इसके एनालिसिस के बिना तो प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है। ये एनालाइज करना ही करना है कि पैटर्न कब कैसे शिफ्ट हो रहा है और क्या है पैटर्न। तो पहली बात अगर मैं बताऊं, प्रीलिम्स के बारे में बताऊं, quality is always going to be important, Okay. because of course that is a part of the work that you are going to do.
सो यू नीड टू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वो कभी इंपॉर्टेंस में कम नहीं होने वाला, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेन में। सो बी वेरी गुड इन दैट। ओके हाँ, हिस्ट्री के शायद थोड़े बहुत सवाल कम हो सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरीली वेरी रेलिवेंट टू प्रेजेंट टाइम, बट जहां वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, वहां पे वो भी सवाल आएंगे। तो पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जब मैं एग्जाम्स लिख रही थी तो उस वक्त अचानक से ज्योग्राफी के सवाल कम हो गए थे। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो 2-3 साल है ना आपकी, जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो Previous year पिछले वाले जो 2 साल है उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि पैटर्न उससे ज्यादा सिमिलर होता है रादर देन 10 years बैक। तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करो, पैटर्न इतने हद तक ही बताया जा सकता है। एंड ऑल्सो मैं एक कंसेप्चुअल बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं कि ज्योग्राफी है या इन्वायरमेंट है या हिस्ट्री है, बट आप जब उसको समझोगे टोटलिटी में समझो, हर चीज का ये अलग अलग एस्पेक्ट है। एक बार एक सवाल आया था यूपीएससी के मेन में कि इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में क्यों हुई है। ओके अब इस सवाल का जो जवाब है ना, ये हिस्ट्री में भी है, ये ज्योग्राफी में भी है, ये वहां के पॉलिटिकल डायनामिक में भी था, ये इन्वायरमेंट में भी है, और हर इन सारे एस्पेक्ट्स को जोड़कर वो उसका आंसर बनता है। वो आपको तभी समझ आएगा जब आप चीजों को टोटलिटी में समझोगे। तो हमेशा टोटलिटी में समझो, उसको ऐसे डिवाइड मत करो। इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन इट्स टोटलिटी तो यू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन प्रीलिम्स और मेन, और फिर पैटर्न समझने की भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके अब एक्चुअली इस सेक्शन में आई थिंक हमने इनफ डिस्कस कर लिया एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, आपके बचपन के बारे में और वो सारी चीज़ें जान ली। इस सेक्शन में मेरा लास्ट सवाल है आपसे एक्चुअली, जैसा कि आपने बताया है या हमने पढ़ा है अपने रिसर्च के दौरान, जो कुछ भी हमने आपके बारे में थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करी, कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था जब आपने 2021 में क्वालिफाई करा। तो मेरा बेसिकली आपसे ये सवाल है कि जो 6 अटेम्प्ट्स लगे उसमें आपने क्या सीखा, आपको ऐसा क्या सीखने को मिला, और वो पेशेंस आपने कहाँ से डेवलप करा। 6 साल लगातार फेल होते रहना और फिर भी गिव अप नहीं करना, इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो उसके बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि वो हेल्प करेगा लोगों को, क्योंकि हमने देखा है कि लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं एंड दे टेक एब्रप्ट डिसीजंस जो उनको नहीं लेना चाहिए। सो इट विल बेसिकली हेल्प देम, गाइड देम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बारे में अच्छे से बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई बार बहुत टैलेंटेड और बहुत हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स निराश हो जाते हैं। एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो व्हाट वर्कड फॉर मी वाज, पहली बात तो ये कि मेरा एक बहुत ही इंटेंस बिलीफ था कि क्लियर तो मुझे करना ही है, चाहे वो अभी हो, चाहे वो सेकंड में हो, थर्ड में, फोर्थ में हो या लास्ट में हो, क्लियर तो मुझे करना ही, मुझे इस पर कोई डाउट ही नहीं था। तो ऐसे कहते हैं ना कि सपने देखने के लिए सबसे पहले सपनों के बारे में क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे। वो हमेशा मेरे दिमाग में विजुअलाइज रहता था कि मैं एक पॉलिसी मेकिंग के टेबल पे बैठी हुई हूँ एंड आई एम डिसाइडिंग कि इंडिया में गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग का कैसा रोल रहेगा और कैसी पॉलिसीज रहेंगी। आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट एंड आई हैड दैट बिलीफ इन माई टैलेंट या हार्डवर्क कह लो, जिससे मैं ये क्लियर कर सकती हूँ। दैट बिलीफ ऑलवेज हेल्प मी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी भी एड्रेस किया, कि टेक सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स वेर एवर रिक्वायर्ड। तो वो मेरे साथ था हमेशा से, दैट सपोर्ट वॉज वेरी मच प्रेजेंट। नॉट जस्ट माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बिन विथ मी एंड दैट ऑलवेज लाइक बूस्टेड मी। मुझे कभी इतना डर नहीं लगता था कि अगर कंप्लीटली नहीं हुआ, पहली बात तो ये मेरी बात दिमाग में आता ही था कि नहीं होगा, लेकिन डर नहीं रहता था। आई वॉज वेरी फियरलेस इन माई अटेम्प्ट्स। और तीसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि मैं देती गई और कुछ अलग ही मेरे अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और जब चौथे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, देयर वाज अ पीरियड जब मैं बहुत दुखी थी एंड 2-3 महीने का वक्त था वो, व्हेन आई वाज लाइक व्हाट शुड आई डू, अब आगे इसके क्या करूं। आई हैड अटेम्प्ट्स लेफ्ट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपना सारा एफर्ट दे दिया है, तब क्यों नहीं हो रहा। सो पीपल गो थ्रू दैट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे सिचुएशन में आते हैं when they have put in there a lot of hard work and still उनका नहीं क्लियर होता है। तो मैं उनको बस एक चीज कहना चाहूँ जो मैंने किया, कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स अगर खराब हो जाते हैं, ये चल नहीं रहे होते हैं, तो आप उसको अनप्लग करते हो, राइट? अनप्लग करते हो या फोन को ऑफ करते हो फिर ऑन करते हो, रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ थिंग। टेक अ ब्रेक। मैंने 2 साल का ब्रेक लिया था
मैंने उस टाइम पे एक तो मैंने ब्रेक लिया, उससे मुझे हेल्प मिला। दूसरा, मैंने उस टाइम पे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स दिए, वो क्लियर हुए, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चलो आई हैव समथिंग इन माई हैंड। और तब जब मैंने यूपीएससी दिया तो अगेन बहुत ही जील और रिफ्रेश्ड आउटलुक के साथ दिया, और तब क्लियर हो गया। ऑलवेज टेक अ ब्रेक, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। एंड जहां तक इसकी बात है कि आपका हार्डवर्क, इतना सारा हार्डवर्क किया है, वो बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट क्वालिफाइड, Correct. 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हुए। इसका मेरा मतलब ये नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन उसी उसी से रिलेटेड है बिल्कुल, एक्चुअली। हाँ, कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था, उनमें हार्डवर्क नहीं था। आई एम वेरी श्योर जो हार्डवर्क उन्होंने किया है, इट विल हेल्प देम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ, इट विल फॉर श्योर। ऐसे कुछ दोस्त हैं मेरे जिनका नहीं हुआ एंड दे हैव डन वेरी वेल। वो उन्होंने फॉरेन जाकर काम करना शुरू किया, वो सॉफ्टवेयर में गए, सॉफ्टवेयर में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। व्हाई? बिकॉज दे ट्रेन देमसेल्व्स टू वर्क हार्ड एंड दैट विल हेल्प देम। आगे भी जाके वो कभी भी कड़ी मेहनत छोड़ने नहीं वाले हैं। तो डोंट एवर बी डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ फेलियर्स। ये तो होता रहता है। अभी इट्स यूपीएससी, सम अदर डे इट्स गोइंग टू बी सम अदर एग्जाम। स्ट्रगल हर कोई करता है। सो जस्ट बी वेरी परसिवरेंट इन वॉट एवर यू चूज राइट नाउ। मैंने चूज कर रखा था कि ये एग्जाम क्लियर करना है। अगर नहीं होता 6 अटेम्प्ट के बाद भी, मैं कुछ और करती, उसमें मेहनत करती, बट मेहनत करना नहीं छोड़ती। ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो यू विल नॉट फील डिसहार्टेंड। सो बेसिकली हम आपकी बातों से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू गिव योर 100%, whatever the result will be. बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सपना मैं देख भी सकती हूँ कि नहीं, ये Correct. तो बहुत ही बड़ा सपना है। करेक्ट बात। तो अगर आप हमेशा नीचे ही देखते रहोगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू सी द रेनबो इन द स्काई, राइट? तो सपने बड़े देखो। अब बड़े सपने देखोगे तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत ज्यादा करोगे तो रिस्क भी उतना ज्यादा होगा, उसमें फेल करने का भी रिस्क होगा। तो मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि अगर नहीं भी होता है, यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। देश हमारा अभी ऐसे स्टेज पे है कि इट्स गोइंग टू बी इन अ डेवलप्ड फेज सून। अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इंडिया में है अभी पूरे वर्ल्ड में। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड अबाउट फेलियर्स। ओके, लेट्स अज्यूम कि अगर आपका नहीं होता, बिल्कुल 6 अटेम्प्ट्स आपने दे दिए और नहीं होता, क्योंकि आपकी जितनी भी बातें मैंने अभी सुनी उससे मुझे एक चीज मैंने कंक्लूड करी है कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट यूपीएससी एंड गेटिंग देयर और बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। तो अगर आपका नहीं होता तो फिर आप क्या करते, या किस तरीके से आप अपने आप को किसी दूसरे रास्ते पे, या कैसे आप खुद को एडजस्ट करते, कैसे समझाते? सो अगर आप उसके बारे में बता पाए हमें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगी। जैसे आपने बोला कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट यूपीएससी, आई एम इन जनरल वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग विच आई इन्वॉल्व माई सेल्फ। Okay. अगर मैं किसी भी एक चीज में आऊँ तो उसके लिए मैं पैशनेट हो जाती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस इसी को करना ही करना है किसी तरीके से। इट्स नॉट नेसेसरीली एन ऑब्सेशन विथ यूपीएससी। और ये मैसेज भी मैं देना चाहूंगी कि अगर आपको सर्विसेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, यूपीएससी इज नॉट द ओनली अपॉर्चुनिटी। आप स्टेट सर्विसेज दो, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ काम करके देखा है चित्रकूट में एंड इट वाज वेरी गुड। आप शायद यूपीपीएससी में आपने ज्वाइन करा था, करेक्ट? चित्रकूट में काम किया था 1 साल। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो दैट्स नॉट द ओनली अपॉर्चुनिटी। ऑब्सेशन नहीं बनाना है इसका। पैशन इज डिफरेंट, ऑब्सेशन इज डिफरेंट। अगर मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ होता, लेट्स से, तो भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती कि मैं, पहली बात तो मैं इंडिया में ही रहूं, मुझे इंडिया में ही रहना है, और दूसरी चीज मैं पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन सकूं। आज इंडिया में ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद भी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन सकते हो। कंसल्टेंट्स हायर करते हैं गवर्नमेंट, लैटरल एंट्रीज होती हैं। तो समथिंग इन दैट लाइन आई वुड हैव डन। आई वुड हैव डेफिनेटली बीन इनटू समथिंग जो चेंज ला सके फॉर बेटर, फॉर गुड। सो दैट वुड बी। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली वो पॉलिसी मेकिंग से ही रिलेटेड है। जैसा कि आपने बताया कि आप चाहते हो कि आप पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन पाओ, तो आपके अनुसार ऐसा क्या चेंजेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, जिससे ये और ज़्यादा पीपल सेंट्रिक हो सके, पीपल तक पहुंच सके? क्योंकि हमने देखा है कि पॉलिसी मेकिंग तो होता है, बट उसका जो आउटकम दिखना चाहिए, जिस अमाउंट में दिखना चाहिए, उस अमाउंट में हमें दिखता नजर नहीं आता। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए चेंजेस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ी सी गलत नैरेटिव भी है।
इंडिया में गवर्नमेंट के कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं और कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। जहां तक हमारे अगर आप 10 साल पहले जाओ तो और अभी को कंपेयर करो तो जो रोड्स और रेल का सिस्टम अभी है हमारे पास वो पहले नहीं था। हमारे पास मेट्रो है हर मेट्रो सिटी में ऑलमोस्ट। नहीं, मैं सॉरी टू कट यू, एक्चुअली मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप इन जनरल देखोगे, ओवरऑल देखोगे, तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ थ्रू एग्जांपल्स, जिसमें पॉलिसी मेकिंग तो होता है लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाता उस रेशियो से या जिस तरीके से उसको पहुंचना चाहिए। बिकॉज इफ यू गो बैक इन द रूरल सेक्टर, आपको दिखेगा वो चीजें कि कई सारे लोग हैं जिनको सरकार ने पंचायत लेवल पे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई, लेकिन उन योजनाओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये I चीजें think बेसिकली इसमें ज्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड होने की जरूरत है। योजनाएं जैसे आपने बोला कि योजनाएं Correct. और स्कीम्स वगैरह हैं, लोगों को पता नहीं है। सो प्रॉब्ली व्हाट वी शुड थिंक अबाउट इज रेजिंग मोर अवेयरनेस अबाउट देम। और अवेयर जनता जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा इन पॉलिसीज और स्कीम्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। लिटरेसी नॉट जस्ट कि आप लिख सकते हो पढ़ सकते हो, डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब ज्यादातर स्कीम्स जो हैं वो फोन पे है, नेट पे है, तो डिजिटल लिटरेसी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला कि ग्रास रूट तक वो पहुंच नहीं पाता है, तो कई सारी दिक्कतें सेंट्रल लेवल पे भी हैं। Okay. जो ब्यूरोक्रेसी अपने अंदर देखता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और उसके बाद उन सारी दिक्कतों, उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद फिर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाती है एंड देन ग्रास रूट मोबिलाइजेशन हो सकता है। सो इट इज अ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स। दो चीजों की अगर मैं बात करूं तो एक तो अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए, लिटरेसी ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी चीज ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा पावर्स ग्रास रूट्स पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। हमने देखा है इन पास्ट पिछली सरकारों में कि जब भी या वैसे भी इन जेनरिक भी अगर आप देखो, किसी भी सिस्टम का जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है देन इट स्टार्ट्स गेटिंग करप्टेड, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं, उनके पास ऑथोरिटी चली जाती है डिसीजन मेकिंग की। एंड अगर वो ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन इफ दे आर लाइक नॉट गुड तो फिर वो उस तरह के डिसीजंस लेते हैं। तो या तो फिर पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड या फिर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड, क्या हम इन दोनों के बीच में कोई बैलेंस का तरीका नहीं निकाल सकते जिससे कि बैलेंस करते हुए चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर पाएं और उनके जीवन में बेहतरी ला पाएं, जिनके लिए आखिरकार अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग या ये जो ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है, वो सारी चीजें हैं। आई थिंक हम बैलेंस ही कर रहे हैं, बैलेंस करने की ही कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अभी का अगर इंडियन सिस्टम देखें तो इट्स नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड ईदर। हम इट्स समवेयर इन द मिडिल एंड दैट बैलेंस वी आर लुकिंग एट दैट बैलेंस ओनली, किसी तरीके से वो बैलेंस आ सके। जहां तक करप्शन की बात है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो ज्यादा करप्शन होता है, आई थिंक इट वर्क्स द अदर वे एज वेल। सेंट्रलाइजेशन होता है तो उसमें भी ज्यादा करप्शन हो सकती है। सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम्स ये है कि वहां पे there are just few people who are trying to decide everything, and if they are wrong the system will be wrong. डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के जो इंटेंशंस होंगे वो गलत हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स दोनों में है, इसीलिए व्हाट वी आर ट्राइंग इज बैलेंस क्रिएट करना दोनों के बीच में। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखो केस स्टडीज के थ्रू, so there are some policies that work at very good at decentralized level, Okay. and there are some policies which work very good at centralized level. Defense कभी भी decentralized level पे work Correct. नहीं कर सकता, नहीं. वो centralized ही होना पड़ेगा। बट जहां तक एजुकेशन पहुंचाने की बात है या फिर जैसे कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हमने खोल दिए, पंचायती राज की बात है, तो वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे ही वर्क कर सकते हैं। मनरेगा की बात है। सो वी नीड टू लुक एट पॉलिसीज वन एट ए टाइम। एक कोई भी पॉलिसी या स्कीम जिस लेवल पे सबसे अच्छा वर्क कर सकती है, इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी भी कहते हैं। कि हर स्कीम को आप अच्छे से देखो, आप देखो कि ये कहाँ पे सबसे अच्छे से काम कर सकता है। क्या ये पंचायत सबसे अच्छे से करवा सकती है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट सबसे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो करवा सकता है, क्या ये स्टेट करवा सकता है, क्या ये सेंटर करवा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। ओके, सो बेसिकली मैं आपकी बातों से जो कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि हमें सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि पॉलिसी कैसी है और
इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करना चाहते हैं। बिल्कुल। हम इसको सेंट्रलाइज्ड रखना चाहते हैं जब इसको इम्प्लीमेंट करें, या फिर इसको डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहते हैं। बिल्कुल, एंड डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हो तो किस लेवल पे कर रहे हो। करेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो इसी सिलसिले में है, या इसी को आगे बढ़ाते हुए है, ब्यूरोक्रेसी को लेके। हमने देखा है कि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उसमें कई जगह पे ऐसे लूपहोल्स देखने को मिलते हैं, या बहुत सारी ऐसी खामियां देखने को मिलती है। या हम ये भी देखते आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जो सिस्टम है, जो तंत्र डिजाइन किया गया था, वो काफी बैक इन पास्ट हुआ था, और तब से लेके वही चीज चले आ रहा है। उसमें उस तरीके का बदलाव नहीं हो रहा है जो बदलाव अभी सर्टेन एरा में चाहिए, या जो टाइम ऑफ आवर है। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस तरह के चेंजेस इम्प्लीमेंट करने चाहिए, या ऐसे क्या क्या चेंजेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि वो और ज्यादा सशक्त हो सकता है। ये मैं बिल्कुल अग्री करूंगी इस बात से कि अगर हम अपना पास्ट देखें, पास्ट 75 इयर्स देखें, तो देयर हैज बीन अ डिले। जो ग्रोथ थोड़ी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए थी, वो उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, और हर लेवल पे नहीं हुई है, हर सेक्टर्स में नहीं हुई है। इसमें सबसे ज्यादा ये करने की जरूरत है, हमें ना प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रायोरिटाइज कि ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम इंडिया के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव अ वेरी फ्रेजाइल नेबरहुड। हमारा जो जियोपॉलिटिकल लिंक्स है उसके साथ भी हमें डील करना होता है। वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन कंपटीशन है, रिसोर्स क्रंच, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट दैट इज वन इशू। ऑफ द बिगेस्ट इशू। इट्स ऑल्सो अ बिग एडवांटेज फॉर अस क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, बट इट्स ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। उसको मैनेज करने की जरूरत है। सो नॉट नेसेसरीली इसको बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कहना चाहूंगी कि सब कुछ खराब ही हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। वी नीड टू पिक केस स्टडीज ऑल्सो। अब जैसे पुलिसिंग की बात करें तो मुंबई पुलिस हैज डन वेरी वेल, वेरी गुड जॉब, एंड इट हैज ऑलवेज बीन साइटेड एज अ केस स्टडी। तो हर जगह की जो पुलिस होती है उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या अच्छा किया। सो इट वर्क्स दैट वे। केस स्टडीज उठाओ, ना सिर्फ इंडिया से, वर्ल्ड से उठाओ, एंड प्रायोरिटाइज करो चीजों को। जैसे आपने बोला कि चेंज जो है वो आ रहा है, तो अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। आईपीसी और सीआरपीसी जो थे वो हमारे 1860 के थे, उसको चेंज करके अभी हमने भारतीय न्याय संहिता किया है। तो ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ रहा है, चेंजेस आर कमिंग। Probably in some sectors they are delayed, but it's a good thing that they're coming. आए दिन जो हम नोटिस करते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, डेली बेसिस के तौर पे आप देख लो, डेली इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, औरतों का जो उत्पीड़न हो रहा है। और आप खुद एक औरत हैं, और अब आप एक सशक्त महिला हैं, आप एक सिविल सर्वेंट होने जा रही हैं। आपके अनुसार पहली चीज, हमारे समाज में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, जिससे कि ये जो चीजें हो रही हैं इसको हम खत्म कर सके। मैं कमी की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह से खत्म हो। दूसरी चीज, हमें एक सोसाइटी के तौर पे आखिर हम किस जगह पे या किस तरीके से फेल हो रहे हैं जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक देश के तौर पे, एक समाज के तौर पे, और उसमें हमें क्या करने की, क्या बदलाव करने की जरूरत है। Of course, it's very sad जो चीजें हो रही हैं, एंड और एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से खबरें आ रही है। ऐसा भी नहीं कि कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो इफ आई स्पीक अबाउट द रीजंस बिहाइंड इट, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक पेट्रियार्की, जो पेट्रियार्किकल माइंडसेट होता है, जैसे आपने बोला, मानसिकता में ही दिक्कत है। तो हम ऐसा कहा जाता है कि जेंडर, जो सेक्स इज बायोलॉजिकल बट जेंडर इज सोशल। तो जो इस तरीके की जो भावना बनती है ना, वो पूरी सोसाइटी में फैली हुई है। और एक लड़की जब जन्म लेती है और उसके वो स्कूल जाने तक, पढ़ाई करने तक, या वो पढ़ाई नहीं करती है, शादी होती है, शादी के बाद उसके डेथ तक, ये उसकी पूरी जो लाइफ है, इसमें पेट्रियार्की हर जगह दिखती है। चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना रहे, चाहे वो किसी भी एज में क्यों ना रहे। तो जहां एक हायरार्की में सोसाइटी ने डिजाइन कर रखा है कि मेल इज सुपीरियर टू फीमेल, अगर ये मानसिकता रहेगी तो वो हर तरीके से दिखेगी, चाहे वो वायलेंस में दिखे, चाहे वो एक मेंटल टॉर्चर के थ्रू दिखे। जैसे काम में ऐसा होता है कि ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लड़कियां जो हैं वो जितना अच्छा कर सकती हैं उतना नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक छत है जो ग्लास की बनी हुई है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता, बट एक तरीके की हायरार्की है। ग्लास सीलिंग की दिक्कत होती है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट इन अ वेरी ब्रॉड मैनर
कि दिक्कत है सबसे ज्यादा माइंडसेट में। और जहां हम ये बोलते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए उनको मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए या उनको ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां क्राउड नहीं है, उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हम आज भी लड़कियों को ही बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। हम लड़कों को नहीं सिखा रहे हैं। लड़कों को सिखाने की जरूरत है बचपन से, उनके जन्म से उनके डेथ तक उनको सिखाने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो एडुकेटिंग की है, एंड एडुकेशन नॉट जस्ट बुक्स के थ्रू या स्कूल्स या कॉलेजेस के थ्रू, एडुकेशन जो घर पे मिलता है उन्हें, एडुकेशन जो उन्हें सिखाया नहीं जाता, जो वो देखते हैं। जैसे अगर किसी भी घर पे कोई लड़का है, वो अपने सामने देख रहा है कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लाइक हिज फादर बीट्स हिज मदर, वो भी यही सीखेगा और आगे जाकर वो भी यही करेगा। तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस कि ये पूरा एक इंटायरिटी में शेप होता है। एंड यहाँ सिर्फ लड़कियों को बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लड़कों को बताने की जरूरत है एजुकेशन में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो लाइफ के एक्सपीरियंस, चाहे आपके दोस्त हो, वो आपको क्या बता रहे हैं, वो सही चीजें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है कि जैसे मैं कई बार देखती हूँ, मेरे भी दोस्त होते हैं, जब लड़कियां ड्राइव कर रही होती हैं कार, तो वो हमेशा मजाक उड़ाएंगे कि लड़के ड्राइव कर रही है, ये सही नहीं चला रही होगी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड माइंडसेट कि अब इसकी वजह से हर चीज में उन्हें अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है। सो इफ वी नीड टू टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी, दैट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट। उसको डील करने के लिए हमें पुलिसिंग, हमें कड़े पनिशमेंट्स, उसकी जरूरत है और एजुकेशन की जरूरत है, बहुत अच्छे एजुकेशन की जरूरत है। एंड इफ वी नीड टू टीच समथिंग टू गर्ल्स, वो ये नहीं होना चाहिए कि आप मार्शल आर्ट सीखो या आप यहाँ मत जाओ या ऐसे कपड़े मत पहनो, वो ये होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट बनो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप में, आपके अंदर इतना टैलेंट और इतना सब कुछ है कि यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। सो यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन, यू डोंट नीड टू फियर एनीवन। हमें इन दोनों एस्पेक्ट्स को ऐसे डील करने की जरूरत है। एंड अगर आपका सवाल को कंप्लीटली समराइज करूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, और वो एफर्ट हर इंसान से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने बोला स्कूल्स, कॉलेजेस या जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां आना चाहिए। अगर वर्क प्लेस में कोई हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो इट नीड्स टू बी सीन कि उस वर्क प्लेस में हर इंसान उस चीज को तवज्जो दे, इंपॉर्टेंस दे, इंटरनल कमिटीज की गठन हो और जो ट्रायल प्रोसेसेस हो वो बिल्कुल फेयर हो, कोई भी मेल किसी भी फीमेल पे अनसॉलिसिटेड प्रेशर ना डाल सके किसी भी तरीके का। सो इट इज अ ह्यूज प्रोसेस, इट विल टेक एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। वो एजुकेशन बचपन से होनी चाहिए हर किसी की। मैं आपकी बात में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, और ख़ासकर मैं सारी महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगा ये चीज़ अपनी तरफ से, जो मुझे फील होता है या मैंने नोटिस करा है। समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि उस तरह के लोग जब किसी भी महिला पे या किसी भी औरत पे कुछ भी जो इनिशियल स्टेज में करते हैं, फब्बत्तियाँ कस देना या किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतें जो होती हैं, या नॉट औरतें, महिलाएं, एक्चुअली आई विल नॉट यूज द वर्ड औरत, दे लेट गो। और इस वजह से वो होता है कि सामने वाले को ना वो एक कॉन्फिडेंस सा मिल जाता है उस चीज को। या मैंने ये बोला कि why they let go, why do they let go, we need to ask that question. They let go because internally they are either, उनको डर लगता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके बोलने से क्या ही होगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। नो, फर्क पड़ेगा, बोलो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये ड्राइविंग का, whenever my friends do that, मैं उसी टाइम पे उनको क्वेश्चन करती हूँ। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कुछ बहुत बड़ा भी होता है। नेवर बी अफ्रेड, people will help you, people will support you, always raise your voice and कभी भी चीजों को अंदर दबा के नहीं रखना है। डोंट एवर फील सप्रेस्ड।